करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स के मोड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्ट हेलो जो इन्वेस्टमेंट के मोड्स होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हम डिस्कशन करते हैं। जैसे बैंक बैंक में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एफडी में और रिकरिंग डिपॉजिट्स में। उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड में, और हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर मार्केट में। दोस्तों, हम सभी को पता है ये चारों इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और लोग जानते भी हैं। आज के डेट में अब ये सिनारियो ऐसा हो गया कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ गई है क्रिप्टो करेंसी के रूप में या क्रिप्टो एसेट के रूप में, जो ये चारों चीजों को फुलफिल करती है। चारों चीजों की जो एडवांटेजेस हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बैंक की बात करें, लिक्विड मनी की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सी जगह एज ए लिक्विड मनी यूज होते हैं, बहुत से देशों में यूज हो रहे हैं। प्रॉपर्टी के रूप में बात करें तो वो एक एसेट होता है। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, जो अच्छी फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको हम एज एन एसेट अपने वॉलेट में रख सकते हैं, वो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड के रूप में अगर बात करें तो गोल्ड भी एक ऐसा एसेट है जो ग्रो होता है लगातार। हमारा जो क्रिप्टो करेंसी, जो हमारा क्रिप्टो एसेट है, वो भी लगातार ग्रो होता है। शेयर मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे जो प्रॉपर्टी और गोल्ड में नहीं होता, वो ये होता है कि हम कभी भी इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इन सेल एंड बाय कभी भी कर सकते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, क्रिप्टो करेंसी, कभी भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये चारों जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको ये फुलफिल करता है एक ही जगह। मतलब हमको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है एज अ क्रिप्टो करेंसी। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का आना क्यों हुआ, क्यों उसका इवोल्यूशन हुआ, तो उसके तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग अपने ट्रांजेक्शन्स, अपने तरीके बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है, करेंसी का रूप भी बदलता चला जाता है। हम ये जानते हैं, सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था। हम सामान का लेन देन किया करते थे इनिशियल लेवल, फिर मुद्रा करेंसीज आई, फिर उसके बाद कुछ पेपर करेंसीज आए, फिर अब आ गया है डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट क्यों आया है? लोग पूछते होंगे, हम सब आसपास रहते कि हमारा जो फिएट करेंसी है वो तो फिजिकल है, देन व्हाई डिजिटल एसेट? हम डिजिटल एसेट्स पे क्यों जाएं? आज अगर हम देखें, गांव गांव रिमोट एरियाज में भी स्मार्टफोन आ गए हैं। बहुत से काम हमारे बिना स्मार्टफोन के होते नहीं है। अगर हम स्मार्टफोन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारे प्रोग्रेस के लिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों ना हमें डिजिटल एसेट्स पे जाया जाए, डिजिटल करेंसी पे जाया जाए, ताकि हमारे काम जल्दी से जल्दी हो पाए। तो अब जैसा समय आ गया है कि हमको डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसीज पे ध्यान देना पड़ेगा, और वही कारण है क्रिप्टो करेंसी का एक इवोल्यूशन अब उस रूप में आ गया है, जो जिसको हम बोलते हैं डिजिटल एसेट्स, यानी डिजिटल करेंसी। दूसरा कारण है, 2008 में एक ऐसा मोर्टगेज क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस, जिसकी वजह से बड़े बड़े बैंक जो हैं, जस्ट लाइक आपके लेमन ब्रदर्स, वो बैंक हो गए थे। उन्होंने ऐसे लोगों को लोन दे दिया था जहां से वो रिकवर नहीं कर पाए, और उनके जो मोर्टगेज जो एसेट्स थे, रियल स्टेट वाले एसेट्स थे, वो सारे लगभग नील हो गए, जिसके कारण बैंक्स बैंकरप्ट हो गए। तो लोगों ने ये सोचा कि जब हमको हमारा ही पैसा हमारे पास न रह के बैंक के पास रहकर हमें नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी खुद की करेंसी बनाएं। तो आपको भी पता है 2009 और 2010 के बीच में बिटकॉइन का इवोल्यूशन हुआ, जो कि पीयर टू पीयर करेंसी है और डिसेंट्रलाइज है। अब ये इसीलिए हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि भाई हम हमारा पैसा हमारे पास जो रहे और सेफ रहे, और हम उसको यूज कर पाए, किसी और का कंट्रोल ना रहे, हमारा पास उसका कंट्रोल रहे। तीसरा कारण है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल होता नहीं है। आपस में लोगों के ही बीच में ये कंट्रोल में रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये तीन कारण हुए क्रिप्टो करेंसी के। पहला तो वो चेंजेस जो होते हैं, बाट जो इवोल्यूशन करेंसीज का बदलता रहता है। दूसरा,
जो क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस 2008 में, जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ा कि एक ऐसे करेंसी का उदय होना जिसमें वो बार बार वो प्रॉब्लम ना आए जो 2008 में हुआ था। और तीसरा है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल या किसी प्रकार की चीजें ना हो और डिसेंट्रलाइज रहे, सेफ रहे। तो ये तीन कारण बने क्रिप्टो करेंसीज का इवोल्यूशन होने का। लोग पूछते हैं, आपसे पूछेंगे व्हाई क्रिप्टो करेंसी, तो ये थ्री बेसिक रीजंस है व्हाई, बिकॉज वी आर इनटू द क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या समझ रखें, कि हम उस क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कैसे लगाएं, कैसे उसकी जानकारी लें, कैसे हम जाने कि वो हमारे लिए सही है। तो तीन चीजें होती हैं उसमें। पहली चीज होती है राइट प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट। दूसरा, उस करेंसी में एंट्री हमारी कब होनी चाहिए, राइट टाइम एंट्री। एंड तीसरा है राइट टाइम एग्जिट। जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है जो शेयर ट्रेडिंग जैसा भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एसेट है। कब आपको खरीदना है, कब आप इसको बेचेंगे, और आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो करेंसीज बोलने से बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये आपके ये करेंसी अच्छा है, ये करेंसी ठीक नहीं है, लेकिन हम कैसे जानेंगे? तो हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोडक्ट जो है, क्रिप्टो एसेट है, वो सही होना चाहिए। अब वो सही कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट वी शुड नो कि वो जिस जगह हम पैसा लगा रहे हैं, जिस जगह हम उस क्रिप्टो को खरीद रहे हैं, वो सही होना चाहिए। उसकी एंट्री सही होनी चाहिए, उसकी एग्जिट सही होनी चाहिए, यानी आप कब खरीदेंगे उसको और कब बेचेंगे, वो सही होना चाहिए बिल्कुल। तब हम आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में टिके रहेंगे और आपको फायदा दिलाएगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे, अभी बीटीसी का मैं आपको एक बताता हूं कि ग्राफ में आप उसके 2017 से लेके 2024 तक का आप देखें कि वो कब बढ़ा, कब नीचे गया। तो ये जो मार्केट है हमारा, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, वो सबसे ज्यादा बीटीसी पे गवर्न होता है। बीटीसी जैसे चलता है, जैसे उड़ता है, बीटीसी मतलब बिटकॉइन, हम सभी जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2021 में ये गेन किया, 2022 में ये मार्केट नीचे आया, और उसके बाद फिर 2022 के मिड में वो ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइस मतलब सेल हमको कब करना है, जब हम मार्केट जब हमारा ज्यादा रहे, मतलब बढ़ा हुआ रहे, और खरीदना कब है, जब वो लो रहे। तो ये सारी जानकारी हमको अपने उसमें रखनी, क्रिप्टो में भी, जिसमें जो भी क्रिप्टो आप खरीदते हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जब बढ़ रहा है तो अब हम उसको बेचें, और मार्केट जब गिर रहा है तब हम उसको खरीदें। तो बेसिक चीजें बीटीसी को लेके ही रहती है। अब हम आ जाते हैं, जो टोकन्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टोकन्स। पहला तो मदर कॉइन, सेकंड इज फंडामेंटल कॉइन्स और टोकन्स, और थर्ड इज मीम कॉइन्स और टोकन। मदर कॉइन की जहां बात करें, एवरीवन नोज मदर कॉइन इज बिटकॉइन, क्योंकि ये सबसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड, पहले ही क्या, ये एकमात्र डिसेंट्रलाइज्ड टोकन, ये कॉइन है जो कि जिसकी वजह से ही सारा क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सारा मार्केट जो है उसके आसपास ही चलता है। मदर कॉइन बीटीसी जो है वो जिस तरीके से आया है मार्केट में, उस उसको देखते हुए बाकी और भी ब्लॉकचेन्स, मतलब जो बीटीसी का जो ब्लॉकचेन है, उसके बाद इथेरियम का ब्लॉकचेन, उसके बाद बीएनबी का ब्लॉकचेन, या कॉइन एक के बाद एक आने लगे। तो मदर कॉइन को ही देखते हुए सारा चीज बना है। सेकंड है फंडामेंटल कॉइन्स। फंडामेंटल कॉइन्स और टोकन्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिया इथेरियम, जैसे मैंने नाम लिया बीएनबी, कुछ हैं सोलाना, मैटिक, ऐसे कुछ कॉइन्स और टोकन्स हैं जिनके अपने एक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं। होता क्या है कि हम जब एसेट्स पे ध्यान देते, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एसेट पे जाना है तो उसकी क्वालिटी, उसको उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या सॉल्व कर रहा है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। अगर वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो है फंडामेंटल पॉइंट या टोकन। उस पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं,
उस पर हमको भरोसा होता है कि ये जो हम पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो ग्रो करेगा, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल। जैसे आपने सुना होगा, शेयर्स पे भी हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फंडामेंटल शेयर्स पे ज्यादा जाते हैं, जिनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी अपनी ग्रोथ होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो हम उस पर भरोसा करते हैं लॉन्ग टर्म में कि हम इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उसी तरीके से फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं। फंडामेंटल कॉइन्स पे ही आप पैसा अगर लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। तीसरे होते हैं मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स वो होते हैं या एमएलएम से रिलेटेड होते हैं, या फिर ऐसे कॉइन्स होते हैं जो सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए आते हैं। जनरली होता क्या है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मीम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं। जब उसमें अच्छा खासा वेव आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर उसको वो फिर बेच भी देते हैं। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर्स होते हैं, जैसे आप और हम होते हैं, उनको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी होता है, नुकसान होता है। यानी ये बहुत वॉलाटाइल होते हैं मीम कॉइन्स। तो दोस्तों, तीन कॉइन है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक तो बीटीसी, हर कोई जानता है। दूसरा फंडामेंटल, और तीसरा मीम कॉइन्स। मेरे हिसाब से फंडामेंटल कॉइन्स और टोकन्स पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ताकि हमारी जो हार्ड एंड मनी है वो सेफ हो सके। अब फैक्टर्स पे आते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट के, क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हमको अडॉप्ट करने चाहिए। सबसे पहले, कोई भी प्रोजेक्ट जो है जिसका रियल रियल रेवेन्यू मॉडल होता है। रियल रेवेन्यू मॉडल मीन्स कहीं ना कहीं उसमें कोई इनकम कैसे आ रही है, कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है, वो हमको पता होना चाहिए। उसका एक रेवेन्यू मॉडल पता होना चाहिए, और वो रियल होना चाहिए। ऐसे मतलब वर्चुअल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसका जो टोकेनॉमिक्स है उसको हमको देखना पड़ता है, उसका इकोसिस्टम देखना पड़ता है कि उसका इकोसिस्टम कैसा है। दूसरा है मल्टीपल यूज केसेस। मल्टीपल यूज केसेस में उसकी यूटिलिटी कितनी है। आपने कोई भी क्रिप्टो एसेट ले लिया, अब उस एसेट को आप कैसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आज अगर हम बीटीसी ले लेते हैं, तो कुछ कंट्रीज में बीटीसी यूज भी होते हैं, उसकी यूटिलिटी है। कुछ फंडामेंटल कॉइन्स की भी यूटिलिटी होती है। वैसे ही अगर हम कोई ऐसा एसेट खरीदें जिसका हम यूज केस डिफाइन कर पाए, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसकी डिमांड भी उसके हिसाब से बढ़ती है। तीसरी है लिक्विडिटी एंड टोकन सप्लाई मैनेजमेंट। किसी भी एसेट के लिए लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिक्विडिटी कहीं भी गड़बड़ होती है, उससे सेल और बाय में इफेक्ट पड़ता है। टोकन सप्लाई मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सप्लाई का मैनेजमेंट गड़बड़ होता है, यानी कि सप्लाई अनलिमिटेड हो जाती है या बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्केट में सप्लाई होने लगती है टोकन, तो टोकन की वैल्यू गिर जाती है। तो सप्लाई शुड बी लिमिटेड एंड वेल मैनेज्ड। चौथा है ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। हम और आप जब हम इस पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उसके वॉल्यूम, एक्सचेंज में उसके वॉल्यूम कैसे हैं, कैसा उसका मतलब बिहेवियर चल रहा है ट्रांजेक्शन का, वो इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा होता है बर्निंग मैकेनिज्म। एक क्रिप्टो एसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर उसका टोकन सप्लाई लिमिटेड है और कर्टेल्ड है, कंट्रोल्ड है, तो वो बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ मिलता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बर्निंग मैकेनिज्म। एक अच्छी क्रिप्टो एसेट में बर्निंग मैकेनिज्म ऐसे रहता है कि कोई भी एसेट जो है, कोई भी टोकन, वो लगातार बर्न होता जाता है, तो उसकी जो सप्लाई है वो करटेल होते जाती है, कम होते चले जाती है। सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो एसेट की रोड मैप टीम सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपनी का ब्लूप्रिंट, कंपनी का क्या रोड मैप, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करने के लिए आई है। कब इस सब चीजों को देखते हुए हमको ये एनालाइज करना पड़ता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह लगा है कि नहीं। उसमें टीम कौन सी इन्वॉल्व है, कंपनी पास कौन सी ऐसी टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, जो उसकी रिसर्च टीम है, उसकी डेवलपमेंट टीम है, वो टीम कौन सी इन्वॉल्व है उसके पीछे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सातवां है कंप्लीट इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इकोसिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी, हम भी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए उसका एक इकोसिस्टम बना होता है, जो कि एक तरीके से बना होता है ताकि वो अ, अपने चीजों को, अपने मतलब विजन को, अपने उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। कंप्लीट इकोसिस्टम का मतलब, हम
एसेट्स में ये देखते हैं कि इसका सप्लाई कैसा है, इसका डिमांड कैसा है, इसका यूटिलिटी कैसी है, वो सारी चीजें देखते हुए वो बनता है कंप्लीट उसका इकोसिस्टम। तो ये 7 चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जो जिसको हम देखते हैं कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कैसे हम डिसीजन ले सकें उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब आ जाते हैं मिस्टर मिंट में, जिसमें हम और आप हैं। हमने इसको गौर से देखा है, समझा है। ये क्या है मिस्टर मिंट? मिस्टर मिंट इज अ डिजिटल सैंडबॉक्स इन द वेब 3 कॉस्मोस। ये ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा इनोवेटिव कंसेप्ट है, ऐसा इनोवेटिव टोकन है जो कि वर्ल्ड में पहली बार उन चीजों को लेके आ रहा है जिसमें लेटेंट डिमांड पूरी होती है। लेटेंट डिमांड का मतलब, जैसे हम डिमांड जानते हैं, मार्केट में कोई चीज की डिमांड है तो वो अगर छुपी हुई है, जैसे लेटेंट है, फॉर एग्जांपल के रूप में, आज हम 10 साल पहले महिलाएं जितनी भी थी वो ये चाहती थी कि एक डिश वॉशर होना चाहिए मार्केट में। वो लेटेंट डिमांड थी, मतलब छुपी हुई डिमांड। मार्केट में लोग डिमांड करते थे लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट था नहीं। लेकिन 10 साल के बाद वो प्रोडक्ट आया। आज डिश वॉशर जो है वो लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि वो उनके डिमांड की चीज थी। वैसे ही लोग आज से 5 साल 10 साल पहले भी बोला करते थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जिसमें हम जब स्टेप्स चले, वॉकिंग करें या कुछ एक्टिविटी करें तो हमको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले। क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए एक सबसे बड़ा चीज ये होता है कि अगर उसका एक्टिविटी अच्छा हो, उसकी एक्टिविटी अच्छी रही तो उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर एक्टिविटी करने को हम मोनेटाइज कर लें, मोनेटाइज करने से यानी रिवॉर्ड दे सकें, तो उससे अच्छी चीज कोई नहीं होती। ये डिमांड थी ऑलरेडी मार्केट में, लेटेंट डिमांड थी जिसको इनकॉर्पोरेट किया मिस्टर मिंट ने। उन्होंने ये समझा, इस चीज को समझा कि कैसे हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं लोगों को स्टेप्स चलने पर। मिस्टर मिंट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मिस्टर मिंट किस ब्लॉकचेन पे है। मिस्टर मिंट बिनांस स्मार्ट चेन में है। मिस्टर मिंट, अब आप भी जानते हैं, पहले एमएनटी के नाम से था। मिस्टर मिंट जो है वो हमको बकायदा हमारे एक्सचेंज में मिस्टर मिंट के नाम से वो अब आ चुका है। इसका जो टोकन स्टैंडर्ड है BEP20 है। टोकन डेसिमल 18 है, यानी 18 फ्रैक्शंस पे ये डिवाइड हो सकता है। टोटल सप्लाई है 100 CR की। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम इसको समझे, इकोसिस्टम को समझे किसी टोकन की, तो उसी में हमको समझ में आ जाता है कि उसकी ग्रोथ कैसे होगी, फ्यूचर उसका कैसा रहेगा, कैसे हम उसका वैल्यूएशन कर सकेंगे अपने एसेट का। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है कि यूएसपी होती है कि यूटिलिटी होती है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। किसी भी प्रोडक्ट का यूएसपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम अगर उस यूएसपी को समझ पाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट के वैल्यू को, उसके क्वालिटी को समझ पाएंगे। दूसरा होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसका यूसेज। तो पहले तो हम यूएसपी की बात कर लेते हैं। यूएसपी को जानने के लिए सबसे पहले हमको सर्कुलेशन सप्लाई समझना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी यूएसपी है। अगर हम सप्लाई को समझ लें तो हम अच्छे से, हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो कितना शानदार है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मिस्टर मिंट आया, जब 2021 में मिस्टर मिंट ने अपना जब आईसीओ लॉन्च किया था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, तो उस वक्त उन्होंने 40 CR टोकन इशू किए थे। उसमें से 7 CR टोकन का ही वैल्यूएशन मिल पाया, यानी उस 7 CR टोकन बिग, मतलब सेल हुए थे। उस टोकन की जो सप्लाई है वो 5 साल तक के है। मतलब वो धीरे 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 मार्केट में वो 5 इयर्स तक आएगी, स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होता है कि एक तो फंड रेज हो गया, दूसरा टोकन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आने से वो सप्लाई लिमिटेड हो गई उसकी। और बाकी के जो 33 CR टोकन थे उसको कंपनी ने, सिस्टम ने बर्न कर दिया। बर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, बर्निंग करने से एकदम से बिल्कुल सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया मिंट फोर्स का। ये मिस्ट्री बॉक्सेस थे। ये माइनिंग, जितने भी माइनिंग, फिजिकल माइनिंग होती थी कंपनी की, उसको इन्होंने वर्चुअल
माइनिंग के रूप में फंड रेस किया, उसमें 5 CR टोकन उनके बिके जो 9 साल तक रिलीज होंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो सप्लाई को यहाँ दोस्तों इन्होंने बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी। अब हम आ जाते हैं उसकी बर्निंग सिस्टम पे, यानी कि ये क्यों बनाया गया है, क्यों इसका बर्निंग सिस्टम बनाया गया, ताकि इसका सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो सके। इसके 2 तरीके से बर्निंग होती है। पहली बर्निंग होती है वो हर ट्रांजेक्शन पे होती है। हर ट्रांजेक्शन पे 1% ये बर्न हो जाता है, आधा परसेंट चले जाता है लिक्विडिटी पूल पे और आधा परसेंट चला जाता है बर्निंग नल वॉलेट में चला जाता है। ये ट्रांजेक्शन्स अगर हम गौर करें तो देखिए, हम इतने सारे जितने भी यूजर्स हैं, वो जब हम एक दूसरे को ट्रांजेक्ट करते हैं अपना मिस्टर मिंट, तो हर बार 1% बर्न होना चालू, कम होना चालू जाता है। वो फीस के रूप में 1% कटता है, उसमें से आधा परसेंट लिक्विडिटी में चला जाता है। वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड एसेट। तो लिक्विडिटी पे आधा परसेंट चल जाता है, आधा परसेंट जो है वो बर्न हो जाता है हमेशा के लिए। तो सप्लाई जो है अगेन करटेल हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इनिशियल सप्लाई ही कम कर दी गई, उसके बाद हर रोज हर हर सेकंड जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पे वो टोकन जो है वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि ये डिफ्लेशनरी टोकन है। जैसे आपने बीटीसी को देखा है, बीटीसी की वैल्यू क्यों बढ़ती है? बीटीसी की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि हर 4 साल में वो हाफ होते चले जा रहे हैं। हर बार बिटकॉइन हर 4 साल में हाफ होता है, और उसकी मिंटिंग या माइनिंग भी है वो हर सेकंड जो है, हर मिनट जो है वो कम होते जा रहे हैं। उसी तरीके से बीएनबी है, वो भी डिफ्लेशनरी टोकन है, वो भी कम होते चले जा रहे हैं। तो जितने भी टोकन डिफ्लेशनरी होते हैं दोस्तों, उनकी उनकी मार्केट में ना डिमांड, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ते चले जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज, किसी एसेट की सप्लाई कम है, तो डेफिनेटली अगर उसकी मांग ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसका वैल्यू एप्रिसिएशन होना तय होता है। यही सिस्टम ने हमारे मिस्टर मिंट में है कि हर ट्रांजेक्शन में वो आधा परसेंट बर्न होता चला जाएगा। उसके अलावा जो एक्सचेंज में जो हमारी लिक्विडिटी पूल में जो फंड जाता है, उसको जब सिस्टम बाय बैक करता है, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हमने एक्सचेंज में हमने कोई चीज, हमने मिस्टर मिंट को बेचने के लिए लगाया, और मान लीजिए वहां पे कोई ग्राहक है नहीं, तो सिस्टम अपने आप जो है उसको खरीद लेता है, बाय बैक कर लेता है, और फिर बाय बैक करके उसको बर्न कर देता है। बाय बैक कैसे कर पाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, हर ट्रांजेक्शन पे आधा परसेंट वो लिक्विडिटी पूल पे वो टोकन चला जाता है। वहां पे जो कैश होता है, वहां पे जो लिक्विड मनी होता है, वो जब मार्केट में एक्सचेंज में कोई जाता है बेचने के लिए, तो जब उसको सिस्टम खरीद लेता है, कंपनी खरीद लेती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो नीचे नहीं जा पाती, यानी कि एक बोल सकते हैं कि एसेट बैक टोकन भी है डिफ्लेशनरी टोकन के अलावा। मतलब यहाँ पे एसेट है, ऑलरेडी लिक्विड एसेट है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गिर नहीं पाता टोकन, उसकी एक वैल्यू एक बनी रहती है मार्केट में। जैसे कुछ टोकन होते हैं जहां पे लिक्विडिटी सप्लाई कम होती है, तो वो बिल्कुल एकदम से धाराशायी हो जाते हैं और उसका वैल्यू गिर जाता है। लेकिन मिस्टर मिंट की एक खासियत है कि मार्केट के अलावा इनका अपना एक लिक्विडिटी जो पूल है, वो बचा के रखता है मिस्टर मिंट के वैल्यू को। इसीलिए इसको हम डिफ्लेशनरी टोकन भी बोलते हैं, हम इसको एसेट बैक टोकन भी बोलते हैं। तो इसमें इथेरियम की भी क्वालिटी है और इसमें बीएनबी की भी क्वालिटी है। अब हम आईसीओ फेज को समझते हैं। जब इन्होंने लॉन्च किया था तो कितने टोकन सोल्ड हुए थे, कितना फंड रेस हुआ था, क्योंकि ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। यही मिस्टर मिंट के ग्रोथ को बताता है। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा आईसीओ फेज में आपको दिख रहा है कि टोटल टोकन जो सोल्ड हुए थे वो लगभग 6 करोड़ 93 लाख के आसपास एमएनटी टोकन वो हुए थे, लगभग 7 CR के आसपास, जैसे मैंने बताया था। उसमें जो फंड रेज हुआ था वो लगभग 80 करोड़ के आसपास, यहाँ यूएसडीटी में दिया है, मैं रुपए में बता रहा हूँ, 80 CR के आसपास वहां फंड रेस हुआ था उस वक्त। वो जो फंड रेस हुआ था उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी आईसीओ टोकन होल्डर्स ने
500% से 700% ऑलरेडी अभी तक उसको एनकैश कर चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए ये एनकैशमेंट मिस्टर मिंट के टोकन से ही नहीं, उसके वैल्यू, उसके जो एसेट बना हुआ है, जो ग्रोथ हुई है उसके वजह से 5 से 7 गुना ये बढ़ चुका है। इसके अलावा उन्होंने जब दूसरा फेज लॉन्च किया, पहला तो आईसीओ लॉन्च किया, दूसरा मिड फोर्स लॉन्च किया, जैसे मैंने बताया था मिस्ट्री बॉक्स थे लगभग 40,000 मिस्ट्री बॉक्सेस इन्होंने लॉन्च किए, जिसमें से इन्होंने 92 सीआर के आसपास फंड रेस किया था। और इसमें भी जो जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनको 2 से 3 गुना पैसा मिल चुका है ऑलरेडी, दे आर इन प्रॉफिट, और ये 8 साल तक उनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू का एप्रिसिएशन मिल रहा है मिस्टर मिंट का, उसकी वजह से लोग इनकम कर रहे हैं। अगर हम टोटल फुटप्रिंट ऑफ मिस्टर मिंट को देखें, उसके बाद हम स्टेप मिंट पे आते हैं। स्टेप मिंट जो है वो एक ऐसा यूटिलिटी मॉडल है, जैसा हम पहला यूसेज बोल सकते हैं, यूज केस बोल सकते हैं, जिसमें मिस्टर मिंट के यूटिलिटी को बढ़ावा हुआ, जो यूसेज को बढ़ा। वो पहले फेज में जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टेप मिंट में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उनको 4 गुना पैसा 400% रिटर्न हो चुका है। फेज 2 में 300% रिटर्न ले चुके हैं। क्वार्टर 1 जो फिर उसके फेज 2 में ही क्वार्टर 1 जो आया उसमें 150% रिटर्न ले चुके हैं। और क्वार्टर 2 मतलब जो अभी समझ लीजिए ये गर्मी में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसको 70% रिटर्न मिल चुका है। और ऑलरेडी ये 70% अब 100% से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हम उस फेज में हैं जिसमें फेज 1 के जितने भी यूजर्स थे स्टेपमिंट के, उनको अच्छा खासा इनकम मिल चुका है। स्टेपमिंट दोस्तों, हम सभी स्टेपमिंट में इसीलिए इन्वॉल्व हुए हैं क्योंकि हमको पता है कि स्टेपमिंट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है और हमको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलता है। हर यूजर जो है वो स्टेपमिंट में अपना सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उनको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको जब वो एनकैश करते हैं तो उनका एक प्रॉफिट उसमें जनरेट होता है। अब अगर हम और एसेट्स की बात करें, जैसे फंडामेंटल एसेट्स हैं, जैसा हमारा मिस्टर बीएनबी सोलाना, बीएनबी और सोलाना से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल टोकन्स है, फंडामेंटल करेंसी है क्रिप्टो की, जिसमें आप देख ले, इसको आप देख सकते हैं, उसकी टोटल सप्लाई देख सकते हैं, सर्कुलेशन सप्लाई देख सकते हैं, और अब ये भी देख सकते हैं डिफ्लेशनरी है कि नहीं है। अभी बीएनबी और भी डिफ्लेशनरी, मैंने आपको बताया हर बार वो कम होते चला जा रहा है, लेकिन सोलाना डिफ्लेशनरी टोकन नहीं है। हाँ, इसको बताने का कारण ये है कि फॉलो कर रहे हैं इनके मॉडल को। टोकन है अपने करेंसी जिसको टोन बोलते हैं, उससे अगर हम एमएमटी की तुलना करें तो अभी आप देख सकते हैं कि उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और हमारे एमएमटी का सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं, टोटल सप्लाई का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सब बताने का कारण ये है कि हम जो मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं तो इनसे ही सब हमारा कंपटीशन है। अगर हम डिफ्लेशनरी की बात करें तो देखिए इसमें भी टोन जो है, टेलीग्राम का जो टोकन है वो डिफ्लेशनरी टोकन नहीं है, लेकिन एमएनटी जो है वो डिफ्लेशनरी टोकन है। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन बेसिकली जो आपको दिया गया था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम टोकन, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो एसेट्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम जो मिस्टर मिंट कर रहे हैं हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं आज के क्रिप्टो एसेट्स पे। इसके अलावा कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ब्रीफ कर लेते हैं कि हम ऐसे किसी भी अच्छे एसेट्स को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी किसी भी अच्छे एसेट्स की होती है कि उसका एक एक्सेप्टेंस होता है मार्केट में, यानी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है, सोशल एक्सेप्टेंस होता है उसका। दूसरा उसकी होती है यूटिलिटी, उसका उसकी डिमांड होनी चाहिए।
और तीसरा होता है उसकी सप्लाई, वो लिमिटेड होनी चाहिए। तो अगर हम रियल स्टेट गोल्ड इस पे हम कंपैरिजन करें हमारे एसेट्स की, हमारे मिस्टर मिंट को हम अगर कंपेयर करें, तो मिस्टर मिंट का डिमांड जो है वो स्टेप मिंट के कारण बढ़ता है। सब्सक्रिप्शन जितने भी हो रहे हैं, मिस्टर मिंट की डिमांड बढ़ते चले जा रहे हैं। मिस्टर मिंट अभी आपने देखा होगा मैक्सी एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गया है। मैक्सी एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज है जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब जो है ना मिस्टर मिंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि एसेट का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी होता है। अच्छे एसेट का एक्सेप्टेंस अगर नहीं है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेप्टेड है सोशली, तो उसकी ग्रोथ होती है। गोल्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, इसलिए उसकी ग्रोथ होती है। उसी तरीके से मिस्टर मिंट भी ऐसे ही एसेट्स में गिना जा रहा है जिसकी ग्रोथ हो रही है एक्सेप्टेंस के कारण। यूटिलिटी आपको बता ही चुका हूँ, सप्लाई जो है वो आपको बता चुका हूँ। ये तीन कारण होते हैं अच्छे एसेट्स को ग्रो करने के। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो मिस्टर मिंट को लेके थी। मिस्टर मिंट आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा इनोवेटिव क्रिप्टो टोकन है जो वर्ल्ड में एक इतिहास बनाने जा रहा है। एक ऐसा फंडामेंटल टोकन है जो बीएनबी, सोलाना, टोन और मैटिक को भी फॉलो कर रहा है। उसको इवन मैटिक को पीछे छोड़ दिया उसने अपने उसमें प्राइस रेंज में। तो ये टोकन जो है हम सस्टेनेबल इकोसिस्टम पे चल रहा है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मिस्टर मिंट की बात। अब हम आ जाते हैं कि हम इसको अपने इनकम के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मिस्टर मिंट बहुत अच्छा टोकन है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है, लेकिन हम अगर आप बिजनेस की बात करें तो हम उसमें कैसे अपने आप को इनकम कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ सिस्टम, समझ लीजिए कि आज हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हम ये जानने के लिए बैठे हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़े। तो पहली चीज है, तो 4 T's होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टी होता है वो होता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब हमें ऐसी टीम को रिक्रूट करना है जो हमारे जैसे ही हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट करे और आगे काम करे। तो सबसे पहला इशू होता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप सभी बड़े लीडर्स हैं, समझते हैं इस चीज को। लेकिन टीम बनाने पे ही फोकस अगर हम करेंगे, जैसे इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, मगर बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है, बड़ा इनकम कमाना है और एसेट कमाना है, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो पहला है आपको एक अच्छी टीम बनानी है, अच्छी टीम रिक्रूट करनी है। दूसरा टी होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी टीम जो आपकी है उसको जब हम ट्रेन करते हैं, उसको हम उसके पीछे हम सपोर्ट करते हैं उसको, तो वो आगे बढ़ते चले जाती है। अगर एक ट्रेंड टीम रहेगी तो वो कई सवालों के उत्तर दे सकेगी, कई चीजों को समझ पाएगी और समझा पाएगी और एक अच्छा अवेयरनेस क्रिप्टो के बारे में कर पाएगी। तो सेकंड इज ट्रेन ट्रेनिंग ऑफ द टीम। अब इसके लिए हमारे पास क्या टूल अवेलेबल है? सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं हमारे 2 प्रकार के जूम होते हैं, 6:30 बजे होता है कि 9 बजे होता है। ये नेशनल जूम होता है, आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिजिकली आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, आप एक अपनी टीम की खुद की एक मीटिंग बुला सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है एलडीपी। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इनकम इस पे ही एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो एक $500 की इनकम पे ही आपको मिल जाती है। अगर हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी टीम को भेजते हैं तो हमारा काम जो है वो 80% पूरा हो जाता है। आपको अपनी टीम में से उन लोगों को छांटना है या उन लोगों को मोटिवेट करना है जो $500 की इनकम करें और एक ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करें जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। उस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाता है कि क्रिप्टो एसेट्स क्यों खरीदा जाए, क्यों इस बुल रन में हम शामिल हों, क्यों हम मिस्टर मिंट को तवज्जो दें। तो ये सारी चीजें वहां बताई जाती है। तो एक ट्रेन टीम होनी आपकी बहुत जरूरी है। तीसरा है टर्नओवर। अब तीसरे टीम में अगर हम टर्नओवर की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस। आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ने चाहिए, लगातार लोग बढ़ने चाहिए, उनके सब्सक्रिप्शन पैकेजेस बढ़ते रहने चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए। जैसे
आप सब्सक्रिप्शन के वॉल्यूम देख चुके हैं, $1000, $5000, $10,000। तो ये आपको देखना है कि आपका जो टर्नओवर है, आपकी टीम का टर्नओवर लगातार बढ़ते चले जाए। क्योंकि आपने पहला स्टेप किया, अपनी टीम बनाई, दूसरा स्टेप किया, आपने उनको ट्रेनिंग दे दी, अब तीसरा स्टेप है वो टर्नओवर होना चाहिए आपका। अगर वो टर्नओवर हुआ तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे जो टीम में जो टर्नओवर के जो इश्यूज होते हैं, यानी कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये पैकेजेस जो है वो कम है, हमारे पास ये टीम में बिजनेस जो है वो कम आ रहा है, तो वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, टर्नओवर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी जो बिजनेस की जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ते चले जाएगी। चौथा है आपका ट्रैकिंग ऑफ इनकम ऑफ योर टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा जो टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब असल में होता ये है कि हम अपने सब्सक्रिप्शंस पे, अपने प्रॉफिट के लिए हम रेगुलरली स्ट्राइव करते हैं, बट हमारी टीम के लिए हमको सोचना चाहिए, हमको उनकी इनकम को ट्रैक करना चाहिए। आप अपनी टीम में अपने दादी आपका जितने भी स्क्रीन डायरेक्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप स्क्रीन से शेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन दिख नहीं रहा है आपका, वही होल्ड है। टोन MNT वाला जो है उसमें। जिस सिस्टम में हम